ठीक है, चलिए बच्चों, देखो जैसा आप सबको पता ही होगा, कई बच्चों को पता होगा और जिन बच्चों को नहीं पता उनको भी बता दूं कि AKTU की काउंसलिंग चल रही है। ठीक, आइए अभी उन बच्चों के लिए जो JEE मेंस का पेपर दिए हैं, अभी जो बच्चे CUT का पेपर दिए हैं उनका भी काउंसलिंग होगा, लेकिन अभी वो काउंसलिंग नहीं शुरू हुआ है। ठीक, ये केवल JEE मेंस के बच्चों के लिए काउंसलिंग शुरू हुआ है, जिसमें आप या तो BTech, MTech, ठीक है, ये BArch, BBA, BMS, BCA, BDS, B Pharma, D Pharma, BHMCT, BFAD, इतने सारे कोर्स हैं, MBA है, MCA है। अच्छा, ये सारा JEE मेन से नहीं मिलेगा, कौन सा कोर्स किससे मिलेगा वो भी आगे देखेंगे। तो ओवरऑल कैसे 2025 की जो AKTU काउंसलिंग है उसके मेन पॉइंट्स मैं बात करूँगा, फिर आपको मैं आखिरी में दिखाऊंगा कि हाँ इसका वेबसाइट कैसे, कहाँ पर पहुँचना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वगैरह, कैसे आप रजिस्ट्रेशन कहाँ करेंगे और क्या क्या नोटिसेस निकली हैं। 3 नोटिस निकली है, वो आप पढ़ सकते हो डाउनलोड करके, वो भी मैं बताऊँगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहला पेज यही कि 2025-26 का इन्फॉर्मेशन ब्राउचर के लिए है। फिर अगला देखो, पहला पॉइंट इसमें ये लिखा है कि हर चीज़ ऑनलाइन होगा, कोई चीज़ ऑफलाइन नहीं होगा, मतलब ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा और uptac.admission.nac.in इसी वेबसाइट पे होगा। पहला पॉइंट ये कह रहा है। दूसरा पॉइंट कह रहा है ये सभी बच्चों के लिए है जिन्होंने क्वालिफाइंग एग्जाम मतलब 12th पास किया हुआ है और JEE मेंस भी पास किया हुआ है। 12th भी पास होना चाहिए, JEE मेंस भले वो यूपी के हों या यूपी के बाहर के हों, दोनों के लिए है। यूपी का बच्चा हो तभी भी, यूपी के बाहर का बच्चा हो तभी भी, बस फ़र्क ये होगा जो यूपी के बाहर का बच्चा होगा उसको जो कास्ट सर्टिफिकेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो एज ए जनरल कैंडिडेट माना जाएगा। ठीक, उसके बाद तीसरा पॉइंट ये लिखा है जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे उसका जो प्रिंट आउट मिलेगा उसको भेजने की ज़रूरत नहीं है कहीं पर भी। ठीक है, उसको कहीं पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उसको बस अपने पास संभाल करके रखना है। ठीक है, उसको कहीं पोस्ट नहीं करना या लखनऊ कहीं नहीं भेजना, किसी हेड ऑफिस में नहीं भेजना है। फिर ऑनलाइन फॉर्म भरते समय उसको कलर फोटोग्राफ डालेंगे, सिग्नेचर डालेंगे और ब्लड नहीं होना चाहिए, ताकि अगर ब्लड रहेगा फोटोग्राफ रिजेक्ट हो सकता है। स्पष्ट फोटोग्राफ रहे और रिसेंट फ़ोटो रहे, इस समय की जल्दी की फ़ोटो रहे, हो सके नई फ़ोटो खिंचवा के इस समय की फ़ोटो या 1 आध महीने पुरानी फ़ोटो, बस ये नहीं कि 4-5 महीने पुरानी या 2 साल पुरानी 3 साल पुरानी फ़ोटो नहीं डालना। ठीक, फिर अगला जो लिखा है, हाँ अगला कह रहा है जिनको भी, ये पॉइंट ये कह रहा है भाई जिनको भी कैटेगरी का वेटेज चाहिए, रिजर्व कैटेगरी का वेटेज चाहिए, रूरल वेटेज चाहिए, उनको सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। OBC है तो OBC का सर्टिफिकेट, ठीक है, SC है तो SC का सर्टिफिकेट, ST है तो ST का सर्टिफिकेट, फ्रीडम फाइटर है तो उसका सर्टिफिकेट, रूरल है तो रूरल का सर्टिफिकेट, जो भी मतलब आपको बेनिफिट चाहिए, वेटेज चाहिए तो उसका सर्टिफिकेट आपको जेन्युइन सर्टिफिकेट बनवा करके उसमें अपलोड करना पड़ेगा फॉर्म भरते वक्त, और उसका फिजिकल कॉपी भी वेरीफाई होगा जब आपकी काउंसलिंग होगी एडमिशन के टाइम। फिर छठवां पॉइंट ये कह रहा है कि जैसे यूपी बोर्ड का रिजल्ट जैसे आ गया है, बिहार बोर्ड का रिजल्ट आ गया है, ऐसे कई सारे बोर्ड है उनका रिजल्ट अभी नहीं आया है। ठीक है, कई सारे बोर्ड है जिसका रिजल्ट नहीं आया है, तो जिसका रिजल्ट नहीं आया है तो 30 तारीख, अच्छा 30 तारीख लास्ट डेट है। पहली बात तो 30 तारीख लास्ट डेट है, 30 जून तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। 30 जून, अभी चॉइस फिलिंग नहीं, अभी ये केवल रजिस्ट्रेशन का आया है, अभी कॉलेज फिल करने का, चॉइस फिल करने का ऑप्शन नहीं आया था। होता क्या, पहले रजिस्ट्रेशन करोगे फिर चॉइस फिलिंग होती है, चॉइस फिलिंग के बाद आपको कॉलेज मिलता है, तो अभी चॉइस फिलिंग नहीं शुरू हुआ है, अभी 30 तारीख रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो 30 तारीख से जिस बोर्ड का रिजल्ट आ जाएगा वो कर सकता है। अगर मान लो एक बार को कि तमिलनाडु बोर्ड का रिजल्ट नहीं आया, एक बार को मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो तमिलनाडु बोर्ड का अगर रिजल्ट नहीं आया 30 तारीख तो वहाँ के बच्चे फॉर्म नहीं भर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन फ़ीस 1000 रुपये है। ठीक, फिर अगला 8वां पॉइंट है, 8वां पॉइंट जो सीट अलॉट होगी वो किसी भी हाल में बदली नहीं जाएगी। ठीक है, कि नहीं यहाँ सीट अलॉट हो गई, आप कुछ प्रयास करो, वो किसी हाल में बदली नहीं जाएगी, वही सीट। कह रहा था अलॉटमेंट ऑफ सीट थ्रू काउंसलिंग विल बी कैरियड आउट स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डिंग विद द मेरिट ऑफ कैंडिडेट, और आपके मेरिट के आधार पे दी जाएगी। ठीक है, आपके ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस पे आपने कैसे कॉलेज फिलिंग की हुई है वगैरह और कितना सीट अवेलेबल है। तो जो सीट अलॉटमेंट होगा वो JEE मेंस के स्कोर कार्ड पे, बोर्ड के स्कोर कार्ड पे कर सकते हो। मेनली JEE मेंस का स्कोर कार्ड ही है। ठीक है,
और आपने फिलिंग कैसे की, चॉइस फिलिंग उसी के आधार पे होगा। एक बार जब सीट अलॉट होगी, नो चेंज इन इंस्टीट्यूशन ब्रांच एडमिसिबल, उसके बाद ना ही कोई चेंज होगा, ब्रांच भी आप नहीं बदल सकते हो। ठीक है, एक बार जब मान लो कॉलेज अलॉट हो गया, CS ब्रांच अलॉट हो गया, आपने उसको लॉक कर दिया। एक तो होता है कि आप फ्लोट कर दो उसको, ये सब बताएंगे हम, लेकिन मान लो सीट अलॉट हुआ, मान लो एक बार को कि नोएडा का कोई कॉलेज है, उसमें आपको CS ब्रांच मिला। जब CS ब्रांच मिला उसके बाद आपने लॉक कर दिया, तो एक बार आपने लॉक कर दिया तो नो कॉलेज बदलेगा ना ही ब्रांच बदलेगा, वही कह रहा है। द फीड पे एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग बाय कैंडिडेट आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ सीट विल बी forfeited एंड विल नॉट बी रिफंडेड एनी सर्कमटेंसेज एक्सेप्ट इन द केस ऑफ विड्रॉल फ्रॉम काउंसलिंग एज पर शेड्यूल। हाँ, कह रहा है जैसे आपको चॉइस फिलिंग कर दिया आपने, चॉइस मेन देखो अभी मैं वही दिखाऊंगा इसका ब्राउचर, तो मैं मेन पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ। चॉइस फिल कर दिया आपने, चॉइस फिल करने के बाद आपको पहले तो 25 साल लगता था, इस बार का भी वो क्या लगेगा वो देखेंगे। तो 25 या 30 हज़ार रुपये जमा करना पड़ता है। मान लो 30 हज़ार रुपये, 25 से 30 हज़ार रुपये ही होता है। फिक्स अमाउंट अभी पता नहीं है, फिक्स अमाउंट अभी पता चलेगा जब आएगा उसका शेड्यूल। तो मान लो चॉइस फिलिंग किया आपने, कॉलेज अलॉट हुआ, तो आपको 30 हज़ार रुपये जमा करना पड़ेगा। वो 30 हज़ार रुपये आप जब जमा कर दिए वो आपको रिफंड नहीं होगा। इन केस अगर आप विड्रॉ करते हो, मतलब काउंसलिंग से विड्रॉ कर लेते हो, अगर काउंसलिंग से विड्रॉ कर लेते हो तो कुछ पैसा कट के, वो भी पूरा पैसा नहीं मिलता, कुछ पैसा कट करके वापस मिलेगा आपको। लेकिन आपको जब भी जैसे आपने चॉइस फिल किया, रिजल्ट आएगा, आपको मिल जाएगा कि हाँ ये कॉलेज आपको मिला है। ठीक है, मान लो AKTU ये कॉलेज मिल गया आपको, तो आपको फ़ीस जमा करनी पड़ेगी। 25 हज़ार या 30 हज़ार रुपये होगा। अब अभी इस बार कितना होगा वो कंफर्म जब नई नोटिस आएगी तब पता चलेगा। ठीक, अब वो रिफ़ंड नहीं होगा। हाँ, अगर आप कॉलेज काउंसलिंग से विड्रॉ करते हो तो कुछ पैसे कट के रिफ़ंड होते हैं, अन्यथा रिफ़ंड नहीं होते हैं। हाँ, ये क्या है कि अगर आपको काउंसलिंग से संबंधित कोई भी समस्या है तो एक बोर्ड है सेंट्रल एडमिशन बोर्ड, सेंट्रल एडमिशन बोर्ड CAB इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। यही सारी कहते तो पूरा एडमिशन का प्रोसेस, प्रक्रिया जो भी है इसका शासन प्रशासन यही बोर्ड देखता है। तो अगर आपको काउंसलिंग से भी कोई समस्या है, कोई दिक्कत हो, तो आप यहाँ पर जाके इसके वेबसाइट पर या इसके कॉन्टैक्ट नंबर पर या इसके हेड ऑफिस में जा करके शिकायत कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें कह सकते हो इन्हीं की देख रेख में हो रही है। फिर अगला, अब ये देखो, ये मैं दिखा रहा हूँ कि AKTU में कौन कौन से आपके कोर्स हैं और उस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए क्या चाहिए आपको। तो उसको BTech है, तो BTech के लिए JEE मेंस से होगा आपका, JEE मेंस का स्कोर कार्ड से होगा। MTech का भी JEE मेंस के स्कोर कार्ड से होगा। ठीक, BARC का भी JEE मेंस के स्कोर कार्ड से होगा। ठीक है, और एक दूसरा एग्जाम होता है नाटा। ठीक है, NATA, नाटा 2025, NATA। BDS देखो, BDS हो गया बैचलर ऑफ डिज़ाइन, B फार्मा बैचलर ऑफ फार्मेसी, D फार्मा, BHMCT होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग वाला है। फिर बैचलर ऑफ BFAD, ठीक है, ये फैशन वाला है। फिर MBA है, MCA है, BBA है, BMS, BCA, BMS मतलब मैनेजमेंट साइंस, BBA मतलब बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फिर BCA है। ये जितने 4 से नंबर से लेके 13 नंबर तक, BDS, D फार्मा, D फार्मा, BHMCT, BFAD, BFA, MBA, MCA, BBA, BMS, BCA, इन सब का CUT से होगा। तो अभी इन सब का काउंसलिंग शुरू हुआ, मतलब B फार्मा के लिए, MBA के लिए, BCA के लिए, BBA के लिए, इन सब की काउंसलिंग अभी नहीं शुरू, क्योंकि CUT का रिजल्ट ही नहीं आया है। तो जब CUT का रिजल्ट आएगा तब इन सब की काउंसलिंग शुरू होगी। BTech लैटरल वो भी CUT से होगा। ठीक है, B फार्मा लैटरल वो भी CUT से ही होगा। MBA लैटरल, MCA लैटरल, ये सब CUT PG से होगा। ठीक, तो अभी कैसे तो बस BTech के लिए शुरू हुआ, क्योंकि JEE मेंस का रिजल्ट आ चुका है, बाकी और सबका रिजल्ट आया नहीं है, BTech और BARC का। आगे बढ़ते हैं, ये रिजर्वेशन है। ठीक है, शेड्यूल कास्ट के लिए 21% है, ST के लिए, ट्राइब के लिए 2% है, OBC के लिए 27% है, EWS का ठीक 10% है। ये केवल UP के, जो UP का होगा उनके लिए। फिर ये दिया है फ्रीडम फाइटर के लिए 2% है, और उनके बेटे के लिए वगैरह वगैरह 5% है। ये दिव्यांग जन के लिए भी 5% है। अब फीमेल का 20% है, ये भी चाहिए। UP गर्ल
अगर कोई गर्ल्स कोटा होता है यूपी में, यूपी, लेकिन वो यूपी की होनी चाहिए, मतलब कहीं किसी और स्टेट की डोमिसाइल नहीं होनी चाहिए। यूपी गर्ल्स कोटा का 20% है, देख लो कितनी अच्छी बात है। आगे फिर हाँ, कितना सीट अवेलेबल है अभी ये नोटिफाई नहीं किया गया है, ठीक है। फी वेवियर सीट, अच्छा एक होता है, हाँ देखो ये नई चीज़ है, एक होता है फ़ी वेवियर सीट। फ़ी वेवियर सीट क्या होता है, उसकी फ़ीस अगर नॉर्मल फ़ीस मान लो कोर्स की है, एक सेमेस्टर का फर्स्ट ईयर का 1 लाख है, मान लो अगर फर्स्ट ईयर का 1 लाख फ़ीस है तो फ़ी वेवियर सीट 35,000 40,000, मतलब 50% से ज़्यादा कम हो जाता है फ़ी वेवियर फ़ीस। तो फ़ी वेवियर फ़ीस पाने के लिए स्कोर आपका अच्छा होना चाहिए। जिन बच्चों को फ़ी वेवियर फ़ीस मिलता है उनकी फ़ीस कम लगती है, उसके लिए कोई अलग से काउंसलिंग नहीं करना पड़ता है। जब आप काउंसलिंग करते हो उसी समय आपको दिखाएगा ऐसे, जैसे मान लो कोई कॉलेज है, एक बार को मान लो कॉलेज है ट्रिपल एम, मान लो ट्रिपल एम, ऐसे तो इसमें है नहीं, ट्रिपल एम इसमें है नहीं, मतलब मान लो एक बार को ट्रिपल एम कॉलेज है, ठीक, कि ट्रिपल एम कॉलेज है, मान लो ट्रिपल एम, कलर चेंज करते हैं, लाल करते हैं, लाल नहीं नीला करते हैं, नीला सफ़ेद कर देते हैं सबसे अच्छा। ट्रिपल एम कॉलेज है, ठीक है, तो ट्रिपल एम का कॉलेज एक ऐसे लिखा रहेगा CSC, ट्रिपल एम CSC, और फिर लिखा रहेगा ट्रिपल एम CSC, और फ़ी वेवियर बगल में लिखा रहेगा फ़ी वेवियर उसके बगल में। तो एक नॉर्मल होता है सीट CSC जिसकी रेगुलर फीस लगती है, और एक फ़ी वेवियर सीट होता है, तो उसका कहीं अलग से काउंसलिंग उसी समय काउंसलिंग। अक्सर बच्चे फ़ी वेवियर सीट ऊपर रखते हैं क्योंकि वो सस्ती होती है, उसका फ़ीस कम होता है। लेकिन एक चीज़ और है, जिन बच्चों को फ़ी वेवियर सीट मिलता है उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, ध्यान रखेंगे। जिन बच्चों को फ़ी वेवियर सीट मिलता है उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। 2 चीज़ होती है, एक होता है आपने एडमिशन कराया, फिर आपको स्कॉलरशिप जाके कॉलेज में मिलती है, स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हो स्कॉलरशिप मिलती है। तो जिन बच्चों को फ़ी वेवियर सीट मिल जाता है वो बाद में स्कॉलरशिप का फ़ायदा बेनिफिट नहीं उठा सकते हैं। हाँ, फिर अगला कह रहा है कि रिजर्वेशन पॉलिसी विल बी एप्लीकेबल एज पर लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ यूपी, डेट ऑफ काउंसलिंग वगैरह वगैरह। रिजर्वेशन की जो भी बातें हैं, ठीक है, वो गवर्नमेंट ऑफ यूपी के जो इंस्ट्रक्शन है, उत्तर प्रदेश सरकार के जो दिशा निर्देश है उसी आधार पे होगा, ये कह रहा है, ठीक। फिर कह रहा है वेटेज ऑफ 3% ऑफ टोटल मार्क ऑब्टेन इन दिस एज पर कॉलम 2 फॉर ऑल एजुकेटेड वेल पास क्वालिफाइड एग्जाम। हाँ ये देखो जो मैंने कहा अभी, एक होता है रूरल वेटेज, अगला कह रहा है एक होता है रूरल वेटेज, जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे होते हैं, ठीक है, जो जैसे मुझे ही फ़ायदा हुआ था, मैंने भी रूरल सर्टिफिकेट बनवाया था, अब मुझे रूरल वेटेज मिला था, ठीक है। उसके लिए आपको DM ऑफिस, मतलब ये सर्टिफिकेट अभी मैं फॉर्म दिखाऊंगा, उसी फॉर्म पे एक फॉर्म है रूरल वेटेज का, अभी सारा सर्टिफिकेट मैं दिखाऊंगा, उसी सर्टिफिकेट पे आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का सिग्नेचर चाहिए होता है कि आप ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, शहरी क्षेत्र के बच्चे नहीं हैं, तो आपको 3% का फ़ायदा मिलता है अगर आप ग्रामीण क्षेत्र के हैं। वो आपको पता होगा कि आप गाँव वापस पूछोगे अपने या अपने चाचा वाचा से किसी से कि आपका ग्रामीण क्षेत्र है कि शहरी क्षेत्र है, तो अगर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं तो आपको 3% का बेनिफिट मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। हाँ, और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी बनेगा, हैंडीकैप सर्टिफिकेट बनेगा। इसलिए मैं कहूँगा जिन बच्चों को काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है देरी ना करें, सारे सर्टिफिकेट बनाना शुरू कर दें, अपना OBC इनकम सर्टिफिकेट, जो भी कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट, अगर रूरल वेटेज लेना है तो रूरल वेटेज का सर्टिफिकेट, फ्रीडम फाइटर है, हैंडीकैप्ड है, इन सब का सर्टिफिकेट जहाँ से बनवाना है जेन्युइन जगह से बनवाना शुरू कर दें। आगे बढ़ते हैं, ठीक। काउंसलिंग के समय 1,000 रुपये फ़ीस लगेगी जो कभी वापस नहीं होगी, ठीक है। ये आप फीस ऑनलाइन डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से ही मतलब ऑफलाइन नहीं जमा करना है। हाँ, टैक्स भी लगेगा प्लस एप्लीकेबल टैक्स, 1,000 तो लगेगा प्लस एप्लीकेबल टैक्स भी लगेगा, जो भी 10 रुपये 20 रुपये चार्ज भी लगेगा, ठीक। लास्ट डेट क्या है, लास्ट डेट इस पर नहीं लिखा है, लेकिन लास्ट डेट आप वेबसाइट पे जाओगे 30 जून है, लास्ट डेट जो है वो 30 जून है, ठीक। हाँ बस, और मैं आपको अब थोड़ा वेबसाइट पे ले चलता हूँ, आप वेबसाइट पे कैसे क्या करेंगे, चलिए। हाँ, तो ये वेबसाइट मैं होम पे चलता हूँ, ऐसा ये देखो नेट ही नहीं चल रहा है तब तक, 1 मिनट समझ दो तो
अभी नेट चल रहा था, वाईफाई पता नहीं कहाँ चला गया। हाँ, तब तक के कुछ सोचना है कि जिनको भी चॉइस फिलिंग की जानकारी चाहिए वो मुझे बताएंगे, जितनी हो सकेगी मैं आपकी मदद करूँगा, ठीक है। आप अपना अगर रैंक बताएंगे तो रैंक के हिसाब से मैं आपको थोड़ा बताऊँगा कि हाँ आपको ये कॉलेज मिल सकता है, ठीक। और आपके जो संपर्क में जितने भी लोग हैं उनसे संपर्क करके सावधानी से चॉइस फिलिंग करेंगे, बहुत समझदारी से करेंगे, जल्दीबाजी नहीं करेंगे, ठीक। जल्दीबाजी करने से कोई लाभ नहीं होगा, समय लेके काम करेंगे। आप गूगल पे जाओगे, बस लिखोगे AKTU काउंसलिंग 2025, जो पहली साइट मिलेगी उसी पे क्लिक कर देना, यही खुलेगा, ठीक। देखो यार 3 चीज़ें हैं, ये पहला इस पर क्लिक करोगे, देखो अब फिर यहाँ क्लिक करोगे, हाँ, तो इसमें ये सारे सर्टिफिकेट के कहते हो फॉर्मेट दिए हुए, फॉर्मेट जनजाति वाला या जाति और अनुसूचित SC ST के लिए आप इसी पे सब कुछ डिटेल भर के देखो। नॉर्मली आप जो बनवाते हो वो भी बन सकता है, ऐसी बात नहीं है। नॉर्मली आप जो बनवाते हैं, जैसे आप साइबर कैफ़े पे जाते हो या जन सेवा केंद्र पे जाते हो, उनसे कहोगे कि भाई हमारा जाति आय जात निवास बना दीजिए, वो भी चलेगा। अन्यथा ये डाउनलोड करके ये प्रिंट आउट करवा के, ठीक है, ये प्रिंट आउट करवा के ये सब इस पर सब भर करके जो भरना, नाम भर देना है, गांव भर देना है, शहर तहसील भर देना है, जन्म तिथि वगैरह वगैरह जात में हुआ, फिर ये आप यहाँ पर भी फिर यहाँ जिला अधिकारी अपना स्टैम्प मार देगा, ठीक। फिर ये देखो ये पिछड़े OBC के लिए है, दूसरा पेज है OBC के लिए है, ठीक है। अब फिर ये तीसरा पेज देखो किस सर्टिफिकेट का है, ये निवास प्रमाण पत्र है, ठीक, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। फिर ये चौथा सर्टिफिकेट देखो ये किस लिए, ये शारीरिक रूप से विकलांग स्वतंत्रता सेनानी, ठीक है, या भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण, इसके लिए है। तो जिनको वो वाला चाहिए इस पर भर करके जो रिस्पेक्टिव ऑफिस है वहाँ जाके आपको साइन करवाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखो जिला मजिस्ट्रेट की सील व मोहर, तो जिला मजिस्ट्रेट से करवाना पड़ेगा। जिला मजिस्ट्रेट अपना साइन करेंगे, जैसे मान लो एक बार को राजू जिला मजिस्ट्रेट है तो राजू अपना साइन करेगा, राजू अपना नाम लिखेगा, राजू अपना पोस्ट लिखेगा, फिर मार देगा थप्पा, तो ये वेरीफाई हो जाएगा। फिर यही आप अपलोड कर सकते हो। 5वां सर्टिफिकेट देखो ये किस लिए है, ठीक है, ये भी सेना के लिए है, ठीक है, ये आर्मी के लिए संबंधित है। 6वां सर्टिफिकेट ये देखो शारीरिक विकलांग के अधिमान के लिए प्रमाण पत्र, ये CMO करेगा, मुख्य चिकित्सक अधिकारी। हर जिले का एक CMO होता है, वो CMO से करवाना पड़ेगा, CMO इसको बनाएंगे। फिर ग्रामीण क्षेत्र देखो ये रूरल वेटेज वाला है, ये रूरल वेटेज वाला ग्रामीण क्षेत्र के लिए है, ठीक है। हस्ताक्षर जिला विद्यालय निरीक्षक, ठीक है, ये आप उनसे भी करवा सकते हो, ये चीज़ आप उनसे भी करवा सकते हो जो आपके BSc ऑफिस वाले होते हैं वहाँ से, ठीक है। अब फिर ये देखो ये किसका है, ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट का है, ठीक है, चरित्र प्रमाण पत्र, कैरेक्टर भी लगता है, ये स्कूल से होगा, ये जिस स्कूल में आप पढ़े हैं वहाँ से होगा, स्कूल वाले। यहाँ देखो ये मेडिकल सर्टिफिकेट है, मेडिकल सर्टिफिकेट यहाँ से डाउनलोड करके ये मेडिकल सर्टिफिकेट जाओगे सब साइन करके, जिला अस्पताल से बन जाएगा आपका, या कोई भी MBBS डॉक्टर बना सकता है, ठीक है, जो वेरीफाइड रजिस्टर्ड डॉक्टर है, ये उसी में मेडिकल सर्टिफिकेट में ही है आपका। ये कोई और नहीं करेगा, ये आपको अपना स्वयं प्रमाण पत्र है, अंडरटेकिंग है, मतलब मैं खुद साइन करूँगा फला कि भाई मैं स्वस्थ हूँ, मुझे किसी प्रकार की कोई शारीरिक अयोग्यता नहीं है, मैं दिव्यांग नहीं हूँ,
ठीक है, ये चीज़ें। फिर अगला क्या है, ये देख लो, ये भी, ये अखिल भारतीय सेवा के उत्तर प्रदेश कैडर के अधिकारियों और कर्मचारी हेतु, ये गवर्नमेंट सर्विस वालों के लिए है, सामान्य बच्चों के लिए नहीं है। ये इनकम सर्टिफिकेट का है, देखो सर्टिफिकेट 12 है, सर्टिफिकेट 13 क्या EWS वालों का है, देखो EWS पे किसका साइन चाहिए, जिलाधिकारी का या सिटी मजिस्ट्रेट का या परगना मजिस्ट्रेट का या तहसीलदार से भी चल जाएगा ये, ठीक है। मतलब EWS का सर्टिफिकेट DM कर सकते हैं, तहसीलदार कर सकते हैं, अतिरिक्त मतलब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ADM वो भी कर सकते हैं, या सिटी मजिस्ट्रेट, इन सब के साइन से हो सकता है। हाँ, फिर ये क्या दिया है, ये तो कुछ और चीज़ है, ये सर्टिफिकेट नहीं है। हाँ, तो ये पूरा वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हो, कैसे जाना देख लिए। आगे अगला चीज़ देखते हैं। हाँ, तो ये देखो वेबसाइट खोले, ये पहला, फिर ये दूसरा, इस पर क्लिक करोगे दूसरे पे तो यहाँ पर आ जाएगा, फिर इसको पढ़ लो पूरा। मैं बता रहा हूँ, खुद अच्छे से पढ़ो, ठीक है। मैं दिखा दे रहा हूँ कैसे कहाँ जाना है। खुल जा सिम खुल जा, क्या MB है, मौके पे धोखा दे दिया मेरा वाईफाई भी, धोखेबाज है। क्यों, मोबाइल सेकेंडरी चलाना पड़ रहा है, यही सब देखो। इतना मेहनत करो, पैसा खर्च करो, वाईफाई लगवाओ, और जो काम रहे तो चल बना करे, तुम भाग जाओगे, अब रुकोगे ही नहीं। जितने भी देखने वाले हो, किसी के पास टाइम ही नहीं आज के ज़माने में। क्यों इतना वेट करोगे तुम लोग, कहोगे सर जी पता नहीं कौन सा सिस्टम लगाए हैं, चल ही नहीं रहा है। चलो एक बार फिर से देखते हैं। खुल जा सिम नहीं हो रहा है, छोड़ो, पढ़ना है, उसमें कोई खास नहीं है। हाँ, फिर ये एडमिशन इंफॉर्मेशन वाउचर, ये वाला, ये जो मैंने PPT बनाया है इसी की मेन पॉइंट्स है, पूरा इन्फॉर्मेशन इसी में है, ठीक है। ये पूरा डाउनलोड करके पढ़ लेना, लापरवाही मत करना, समय निकाल करके। जैसे 12 साल पढ़े हो LKG से, 12 साल क्या 15 साल, वैसे इसको भी अच्छे से पढ़ेगा अगर अपने कैरियर को लेकर के सीरियस हो। इसमें ने कोई दिया है, यहाँ देखना चाहो BHMCD का मतलब क्या है, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी। BFAD का मतलब है बैचलर ऑफ फैशन एंड अपैरल डिज़ाइन। BFA का मतलब है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। तो जिन बच्चों को ये पता, हाँ किसका क्या मतलब है ये दिया है, ठीक है। उसके बाद BCA BMS BBE ये सब का क्या मतलब है, सबका फुल फॉर्म यहाँ दे दिया। ये तो ये पूरा पढ़ लेना, 14 पेज का है। इसमें जो मेन पॉइंट है वो मैंने बता दिया, लेकिन और डिटेल में पढ़ना तो ये देख लेना, ठीक। और क्या, तो रजिस्ट्रेशन कहाँ से करना है। अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो आप वेबसाइट खोलोगे, जाओगे, नीचे जाओगे, ठीक है, इस पे क्लिक करिए कि इस पे भी नहीं हुआ। नेट नहीं चल रहा है, खुल जा खुल जा खुल जा। यहाँ पर देखो रजिस्ट्रेशन होगा, जाके आप पहले सेलेक्ट करोगे तो JEE मेंस लिखेंगे, JEE मेंस वाले बच्चे। उसके बाद
जीमेल का एप्लीकेशन नंबर डालोगे, पासवर्ड डालोगे, वगैरह वगैरह आपका हो जाएगा। ये उनके लिए जो पहले से रजिस्टर्ड है। नया रजिस्ट्रेशन यहाँ आएंगे, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर क्लिक करेंगे। मान लो मैंने क्लिक कर दिया, ठीक, खुल जा सिम सिम। ये पिक्चर पहले आती थी ना, उसमें एक डायलॉग था, खुल जा सिम सिम वाला, वही। तो खुल नहीं रहा है, इसी पे जाके करेंगे, ठीक है। तो यहीं जाके जो जो डिटेल्स होंगी सावधानी से बनना। अपना खास बात, पासवर्ड वासवर्ड अच्छे से बनाना, उसको लिख लेना कहीं पर। मोबाइल नंबर वो जो पूछेगा तो वही मोबाइल नंबर देना जिसमें रिचार्ज होगा, क्योंकि बार बार OTP आता रहेगा। बंद मोबाइल नंबर नहीं देना। अब वही ईमेल आईडी देना जिसका पासवर्ड चालू हो, सॉरी जो एक्टिव हो, जिसका पासवर्ड तुमको पता हो। तो यहाँ पर देखो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन फ़ी, नीचे आओगे ऐसे नीला का डब्बा मिलेगा, वहीं जा नीचे क्लिक करोगे वहाँ रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। चलो, और कोई बात होगी तो पूछना।